रात लगभग 8 बजे आशी के कमरे में इस समय रॉकी और निक मौजूद थे। सब आज की हरकत के कारण क्रिस से नाराज़ थे और कोई भी डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए नहीं गया था। तीनों अपना खाना आशी के कमरे में ही खा रहे थे। आशी खाना खाते हुए मासूमियत से शिकायत करते हुए बोली, रॉकी, वह साइको ना बहुत गंदा है। वह हमेशा मुझे डांटता है। अरे मैंने क्या गलती की थी? मैं ब्राउनी को बचाने ही तो गई थी। अगर मैं नहीं बचाती तो वह डूब जाता ना। पर यह बात उस साइको को कौन समझाए। इस पर रॉकी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं मानता हूँ उसने गलत किया, पर तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए था। ब्राउनी की हेल्प के लिए वहाँ गार्ड आ जाते। तुम जानती थी तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है। अगर ब्राउनी को बचाने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो जाता तो बाद में ब्राउनी का ख्याल कौन रखता, बताओ मुझे। वह तो अपनी मम्मा के बिना ही रह जाता ना। आशी ने अपने सर पर टपली मारते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ब्राउनी का ख्याल रखने के लिए मुझे भी तो ठीक ठाक रहना होगा। मैं ना सच्ची बहुत बुद्धू हूँ। इतनी सी बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन रॉकी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। रॉकी मुस्कुराकर उसके गाल खींचते हुए बोला, और तुम बहुत क्यूट हो। तभी आशी का ध्यान निक के ऊपर गया, जो दोनों को घूर कर देख रहा था। आशी उसके चेहरे के रिएक्शन देखकर समझ चुकी थी कि निक को ऐसा महसूस हो रहा है कि वह दोनों उसे इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए आशी हमेशा की तरह निक के बालों को बिगाड़ते हुए बोली, और तुम बहुत हैंडसम हो। यह सुनने के बाद निक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी आशी को अपने दोस्तों का ध्यान आया और उसने रॉकी से पूछा, अरे रॉकी, हमने जो इनविटेशन कार्ड हमारे दोस्तों को भेजे थे उनमें से किसी का रिप्लाई आया? बहुत दिन हो गए सबसे मिले हुए, स्पेशली समर से। तभी रॉकी ने मायूस चेहरा बनाकर कहा, आई एम सॉरी आशी, हमने इनविटेशन कार्ड भेज दिए थे, पर मुझे पता चला कि युवान खन्ना के डैड तुमसे जुड़े सभी लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में देते हुए क्रिस ने सभी को अंडरग्राउंड कर दिया है। इसलिए वह लोग नहीं आ सकते। यह सुनकर आशी के चेहरे की मुस्कान चली गई और उसका चेहरा मायूस हो गया। उसने मासूमियत से अपने निचले होठों को बाहर निकालकर रोने सी शक्ल बनाकर कहा, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरे कारण सबकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। वह लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी भी नहीं पा रहे। पता नहीं क्यों यह युवान खन्ना मेरी लाइफ में आया। उससे तो अच्छा है मैं कभी अमेरिका आती ही नहीं। यह देखकर रॉकी ने उसके चिन को नीचे हाथ रखकर उसके चेहरे को उठाकर बड़े प्यार से कहा, ऐसा मत कहो आशी, किसी की लाइफ इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। क्रिस है ना, वह सब संभाल रहा है। और तुम तो इतनी क्यूट हो, इतनी प्यारी हो। तुमसे दोस्ती करके वह लोग बहुत खुश हैं। अब युवान खन्ना और उसके पापा बुरे हैं तो कोई क्या कर सकता है। और तुम ही कहती हो ना, जो होता है तुम्हारे कान्हा जी की मर्जी से होता है। तो कान्हा जी चाहते थे तुम अमेरिका आओ ताकि मुझे मिल सको, मेरे निक को ठीक कर सको और क्रिश के दिल में अपने लिए। आगे कुछ कहते हुए रॉकी रुक गया। तभी आशी ने उसकी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्रिश के दिल में मेरे लिए क्या? रॉकी, बताओ मुझे। क्रिश को बेस्ट पर्सन बना सको ताकि वह तुम्हारी सिक्योरिटी कर सके। यह सुनकर आशी मुंह बनाते हुए, कैसी बात कर रहे हो? बेस्ट पर्सन और वह साइको? मजाक अच्छा कर लेते हो, पर मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। खैर चलो, बहुत रात हो गई है, अब सोया जाए। और हाँ, पार्टी की थीम सबको बता दी है ना? तुम सभी को इस तरीके से तैयार होकर आना है। रॉकी ने मुस्कुराकर कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, सब अरेंजमेंट हो चुका है। चलो अब हम चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट रॉकी, गुड नाइट निक, कहकर आशी ने उन्हें सी ऑफ किया। फिर और बिस्तर पर ब्लैंकेट ओढ़कर सोने लगी। अचानक आशी को हिचकी आने लगी और वह उठकर बैठते हुए अपने आप से बोली, कौन याद कर रहा है मुझे? यह भी कोई टाइम है याद करने का? मुझे नींद आ रही है। फिर उसने टेबल पर देखा, जग में पानी नहीं था। आशी सर खुजलाते हुए अपने आप से बोली, ओहो,
पानी लेने नीचे जाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार, कहकर आसी पानी का जग लेकर कमरे से बाहर चली गई। इधर दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल पर क्रिस सभी का वेट कर रहा था, पर उन तीनों नमूनों में से कोई भी बाहर नहीं आया था। क्रिस ने बटलर से कहा, खाना खाने के लिए उन तीनों को बुलाकर लाओ। बटलर ने सर झुकाकर बताया, किंग, लिटिल मास्टर और रॉकी सर लिटिल मैडम के कमरे में ही डिनर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आप अकेले डिनर कर लो, वह आपसे नाराज़ हैं। बटलर की बात सुनकर क्रिस इरिटेट होते हुए बोला, जब से यह फायरफ्लाई यहाँ आई है उसने अपने साथ साथ इन दोनों को भी बिगाड़ दिया है। पहले सिर्फ निक को संभालना पड़ता था, अब 3-3 बच्चे संभालने पड़ रहे हैं। मैं किंग नहीं, इनका बेबी सिटर बन गया हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊँगा। उन दोनों का तो फिर भी समझ में आता है, पर रॉकी तो समझदार है, वह भी अब इनके ग्रुप में शामिल हो गया है। बेवकूफ़ कहीं का, उसे तो मैं बताऊँगा कल। ऐसा कहकर क्रिस बिना खाना खाए डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया और तभी आसी डाइनिंग हॉल में आई। उसने बटलर को देखा जो खाने की सभी प्लेट्स को वापस अरेंज कर रहा था जिसमें अभी खाना था, और वह उसे डस्टबिन में डालने जा रहा था। तभी आसी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुकिए, आप इस खाने को क्यों फेंक रहे हैं? खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। आपको पता है दुनिया में कितने सारे लोग भूखे सो जाते हैं। आसी की बात सुनकर बटलर ने रिस्पेक्ट के साथ बताया, सॉरी मैडम, वह किंग ने खाना नहीं खाया ना, इसलिए यह बच रहा है। यह सुनकर आसी परेशान होते हुए बोली, अरे साइको ने खाना क्यों नहीं खाया? उसे पेट में दर्द हो रहा था क्या? पेट में दर्द? बटलर ने हैरान होते हुए खुद से कहा। फिर आसी को बताया, नहीं मैडम, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा था, पर क्यों नहीं खाया मुझे नहीं पता। फिर आसी ने एक पल कुछ सोचा और बोली, अच्छा एक काम कीजिए, यह पानी का जग मेरे कमरे में रख दीजिए और मुझे खाने की प्लेट दीजिए, मैं जाकर देखती हूँ साइको ने खाना क्यों नहीं खाया। आसी की बात मानकर बटलर ने आसी को खाने की प्लेट अरेंज करके दी और खुद उसके कमरे में पानी का जग रखने चला गया। अब आसी के कमरे के दरवाजे को नॉक करती है। रात के लगभग 11 बज चुके थे। दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनकर क्रिस ने अपने आप से कहा, इस वक्त कौन होगा? वह इस वक्त अपने बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने रिमोट के एक बटन प्रेस किया और दरवाज़ा खुल गया। सामने आसी खाने की प्लेट लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। क्रिस बिना आसी की तरफ देख लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? आसी मासूमियत से बोली, नींद तो बहुत आ रही है, पर फिर भी मुझे यहाँ आना पड़ा। क्रिस लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, जब नींद आ रही है तो यहाँ क्या लेने आई हो? जाकर सोती क्यों नहीं अपने कमरे में? आसी मासूमियत से बोली, ओहो, कुछ लेने नहीं देने आई हूँ। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? चलो अब जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे नींद आ रही है। यह सुनकर क्रिस एक नज़र आसी को देखकर वापस अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, मुझे खाना नहीं खाना, तुम इसे लेकर जाओ। अब आसी गुस्से में खाने की प्लेट साइड टेबल पर रखकर लैपटॉप की स्क्रीन के आगे अपना चेहरा लगाकर क्रिस को देखते हुए बड़े प्यार से बोली, खाना क्यों नहीं खाना तुम्हें? भूख लगी होगी ना, चलो खा भी लो। आसी की इस हरकत से अचानक ही क्रिस का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि आसी क्रिस के चेहरे के बहुत करीब थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर क्रिस अचानक ही अनकंफर्टेबल होने लगा। इसलिए उसने जल्दी से आसी को साइड करते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, यह क्या हरकत है फायरफ्लाई? काम करने दो मुझे और जाओ यहाँ से। आसी ने झटके से क्रिस का लैपटॉप लेकर उसे साइड कर दिया और बोली, इसे साइड में रखो और मुझसे बात करो। तुम्हें जितना काम करना है कर लो, लेकिन पहले खाना खाओ। आसी की इस हरकत पर क्रिस गुस्से में उसे घूर कर देखते हुए दांत पीसकर बोला, यह क्या हरकत है फायरफ्लाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लैपटॉप हटाने की? तुम जानती हो
तुमने क्या किया है और इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। इस पर आसी ने सर नीचे करके अपने हाथ आगे करते हुए कहा, यह लो। आसी के हाथों को आगे देखकर कृष्ण ना समझी में उसे देखते हुए बोला, यह क्या है? तुम मुझसे गुस्सा हो ना और मुझे सज़ा देना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और गलती की। पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि अगर मैं खुद को सुरक्षित नहीं रखूंगी तो अपने ब्राउनी को प्रोटेक्ट कैसे करूंगी। पर मैं तुम्हारी बात नहीं समझी और तुमसे नाराज़ हो गई और इसलिए तुम खाना नहीं खा रहे ना। तो यह लो, मैंने अपने हाथ आगे कर दिए, इस पर जितने डंडे मारने हैं मार लो, लेकिन खाना खा लो। खाना से नाराज़ नहीं होना चाहिए। आसी ने अपना हाथ आगे करके उस पर डंडे खाने के लिए तैयार थी। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत है, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी कृष्ण को एक बार फिर से उस पर प्यार आने लगा था। लेकिन उसने गंभीर चेहरे के साथ आसी से कहा, आर यू सीरियस? तुम पनिशमेंट के लिए तैयार हो? सोच लो, इसमें दर्द हो सकता है। कहते हुए कृष्ण अपनी पैंट से बेल्ट निकालने लगा, जिसे देखकर आसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह डरी हुई आवाज़ में बोली, तुम मुझे इस बेल्ट से मारोगे क्या? राम राम राम, बहुत दर्द होगा। आसी का मासूम चेहरा देखकर कृष्ण को हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए चेहरे को सख्त रखते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? अभी तो पनिशमेंट लेना चाहती थी, डर गई क्या? अगर डर गई हो तो जा सकती हो। बस मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। इस पर आसी मासूमियत से बोली, नहीं नहीं, तुम मार लो क्योंकि मैंने गलती की है ना, लेकिन थोड़ा धीरे मारना। आसी ने अपनी आंखें बंद करके अपना हाथ आगे बढ़ा कर दिया और कृष्ण के मारने का वेट करने लगी। तभी कृष्ण ने अपनी बेल्ट साइड में रखकर आसी के हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। आसी एकदम से हैरान रह गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कृष्ण को देखने लगी। वह उसकी हरकत को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कृष्ण उसके दोनों हाथों को पकड़कर उन पर किस करते हुए बोला, तुम्हारी सज़ा बाद में डिसाइड करूँगा, पहले तुम मुझे अपने इन मुलायम हाथों से खाना खिलाओ। यह सुनकर आसी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए लड़खड़ाती जबान में बोली, मैं कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर तुम चाहती हो मैं खाना खाऊं तो तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगी, ठीक है? आसी ने खाना खिलाना शुरू कर दिया और कृष्ण उसके चेहरे को देखते हुए खाने लगा। वह जितना आसी के चेहरे को देखता उतना ही उसमें खो जा रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। तभी कृष्ण ने मदहोश सी आवाज़ में कहा, तुम भी खाओ फायरफ्लाई। मैंने तो खाना खा लिया है, मेरा टमी ना बिल्कुल फुल है। रॉकी ने मुझे ज़्यादा ही खिला दिया, इसलिए यह सारा तुम खाओ। आसी की यह बात सुनकर ना जाने कृष्ण को क्या हुआ। उसने आसी को घूर कर देखते हुए थोड़ी कठोर आवाज़ में कहा, क्या तुम दोनों ने एक ही प्लेट से खाना खाया था? क्या तुम्हें रॉकी ने खाना खिलाया था अपने हाथों से? हाँ, हम दोनों ने एक ही प्लेट से खाना खिलाया। रॉकी ने मुझे खिलाया और मैंने निक को। यह सुनकर कृष्ण ने झटके से आसी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या कर रहे हो साइको? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। मुझे नहीं खिलाना तुम्हें खाना, तुम खुद ही खाओ, कहकर आसी उसकी गोद से उठने लगी। तभी कृष्ण ने एक बार फिर उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करो और मुझे खाना खिलाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कृष्ण का चेहरा और उसकी आवाज़ ही इतनी डरावनी थी कि आसी डर के मारे वापस उसे खाना खिलाने लगी और मन ही मन उसे गाली देते हुए बोली, साइको कहीं का, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं इससे खाना खिलाने आई। अब कृष्ण ने आसी की कमर को सहलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, उस दिन जब मैं तुम्हें अपनी प्लेट से खाने के लिए कह रहा था तो तुम्हें अजीब लग रहा था, लेकिन रॉकी का झूठा तुम्हें अजीब नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि वह मेरा दोस्त है ना, और दोस्तों का झूठा खाना तो खाना बनता है। साइको, क्या मेरे दोस्त पार्टी में नहीं आएंगे? मुझे उनसे मिलने का मन कर रहा है।
आसी ने क्रिश को खाना खिलाते हुए कहा। वह सब बाद में पूछना। क्रिश अपने हाथों से आसी के बालों को सहलाते हुए बोला, पहले यह बताओ फायरफ्लाई, रॉकी तुम्हारा दोस्त है और मैं क्या हूँ? वह अचानक ही कांप गई और क्रिश को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नहीं पता साइको तुम क्या हो, प्लीज़ छोड़ो, बहुत अजीब लग रहा है, मुझे अपने कमरे में जाना है। आसी ने इस वक्त एक वाइट शर्ट, नाइट सूट और नीचे छोटा सा थाई तक का शॉर्ट डाल रखा था जो काफ़ी ढीला ढाला था। क्रिश खाने की प्लेट को साइड टेबल पर रखकर कंधे के पास से उसकी खुशबू को महसूस करते हुए अपनी आंखों को बंद करके बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दो फायरफ्लाई, मैं तुम्हारा कौन हूँ? रॉकी तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो उसके करीब क्यों जाती हो? तुम्हें तो मेरे करीब होना चाहिए ना। क्रिस की आवाज़ से आसी डरते हुए उसके हाथ को अपने थाई से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ साइको, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि तुम्हें तो खूबसूरत लड़कियाँ चाहिए ना, और मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। क्रिस यूं ही आसी के कंधे पर किस करते हुए अपनी आंखों को बंद किए हुए मदहोश आवाज़ में बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम बहुत खूबसूरत हो फायरफ्लाई, सबसे खूबसूरत। यह सुनकर आसी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम सच कह रहे हो साइको? मैं सचमुच खूबसूरत हूँ? तो यह बताओ कि तुम मेरे क्या और क्या हो, हमारे बीच कौन सा रिश्ता है? कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते हैं फायरफ्लाई, सिर्फ एहसास होते हैं। इसका जवाब मैं तुम्हें सही वक्त आने पर दूंगा, पर पहले तुम्हारी पनिशमेंट अभी बाकी है, मुझे पूरा कर लो। कहकर क्रिस अपनी आंखों को बंद किए हुए आसी के कंधे पर किस करने लगा, उसके गले पर किस करने लगा। आसी के दोनों पैर एक साइड लटके हुए थे और आसी क्रिस की गोद में बैठी हुई थी। क्रिस आसी को बहुत प्यार करने लगा, जो महसूस करते ही आसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने क्रिस के हाथों को हटाने की कोशिश की, लेकिन क्रिस ने मदहोश तरीके से उसके कानों में कहा, शांत रहो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना मैं खुद पर से काबू खो दूंगा और तुम्हें बहुत परेशानी होगी। क्रिस की बातों में एक धमकी छुपी थी, जिसे समझकर आसी ने हिलना बंद कर दिया और अब क्रिस आसी को किस कर रहा था। लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद आसी को प्यार करते हुए छोड़ देता है। अब आसी काफ़ी हद थक चुकी थी। आखिरकार उसने क्रिस के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, साइको तुम बहुत गंदे हो, खा जाओगे क्या? छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुम मुझे काट रहे हो। आसी की बातें और उसका रोना सुनकर क्रिस ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और आखिरी बार उसके माथे पर लाइट किस करते हुए अलग हुआ। क्रिस के हाथों से आज़ाद होते ही आसी जल्दी से उठकर बैठ गई और फिर लंबी लंबी सांस लेते हुए क्रिस को मुक्का मारते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास। लेकिन क्रिस को तो जैसे उसके हाथों की मार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी एक शर्ट आसी को पहनाते हुए कहा, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे पास आओगी फायरफ्लाई, और अब तुम रॉकी की प्लेट से खाना नहीं खाओगी, समझ में आया? वरना आज मैंने जो किया है इससे भी ज़्यादा करूँगा तुम्हारे साथ। आसी का चेहरा हैरानी के कारण लाल हो गया था। वह तुरंत वहाँ से भागने को हुई, लेकिन तभी क्रिस ने एक बार फिर उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया और उसके बिखरे हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बड़ी ही खामोश आवाज़ में बोला, आज तुम मेरे कमरे में ही सोओगी। यह सुनकर आसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह बोली, नहीं मैं तुम्हारे कमरे में नहीं सोऊंगी, तुम मुझे फिर तंग करोगे डॉग कहीं के। यह सुनकर क्रिस अपनी आंखें दिखाते हुए उसे बोला, क्या कहा तुमने? मुझे डॉग? मैं बताऊं डॉग कैसे काटते हैं? कहते हुए क्रिस आसी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी आसी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली,
नहीं, मुझे नहीं जानना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। यह सुनकर क्रिस वहीं रुक गया और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम यहीं सो जाओ। कहकर क्रिस अपनी शर्ट के बटन खोलकर रिलैक्स हो गया। अब आसी क्रिस के कमरे में ही सो गई। वह काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए क्रिस के सीने से लगकर उसे नींद आ गई। सुबह लगभग 4:30 बजे प्लानिंग के हिसाब से रॉकी, आसी और क्रिस निक के कमरे में मौजूद थे। निक इस वक्त अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था और अब आसी ने एक साथ मिलकर बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निक, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉन्ग की आवाज़ से निक ने अपनी आंखें खोल दीं और अब सभी ने पार्टी प्रॉपर बहुत सारे बैलून और म्यूजिक बजाकर निक को बर्थडे सरप्राइज़ दिया। रॉकी और क्रिस ने निक को संभालते हुए धीरे से बेड पर बैठा दिया और आसी जल्दी से बर्थडे केक की बड़ी सी ट्रॉली निक के आगे कर चुकी थी। निक के कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ बैलून, कार्टून कैरेक्टर्स और खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी। यह सरप्राइज निक को बहुत अच्छा लगा और सबके चेहरे की मुस्कान देखकर निक के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। यह नज़ारा देखकर क्रिस हैरान रह गया, क्योंकि आज वह पहली बार निक को मुस्कुराते हुए देख रहा था। इस वक्त निक को तो पता ही नहीं, लेकिन क्रिस बहुत ही ज़्यादा खुश और हैरान था। वह अपनी ही जगह पर जमा हुआ निक को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निक इस वक्त बेड के हेडरेस्ट पर तकियों के सहारे बैठा हुआ था और आसी एक ब्यूटीफुल सा केक उसके ठीक सामने बेड पर रख चुकी थी। तभी रॉकी का ध्यान क्रिस पर गया, जो एक टक अपने भाई को मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्रिस के चेहरे की शॉकिंग एक्सप्रेशन को देखकर रॉकी मुस्कुराते हुए धीरे से उसके पास गया और हल्के से उसके कानों के पास जाकर बोला, क्या देख रहे हो? यह मैजिक इस बेवकूफ़ लड़की ने किया है जिसे तुम मुसीबत कहते हो। देखो, हमारा निक लाइफ में पहली बार मुस्कुरा रहा है। जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाया, तुम्हारा पैसा नहीं कर पाया, उस काम को आसी ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। हमारा निक अब लाइफ सचमुच जीने लगा है। तभी क्रिस ने हैरान होते हुए रॉकी की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें पता था हमारा निक अब? यह नज़ारा मैं पहले भी देख चुका हूँ और उस वक्त तुमसे ज़्यादा शॉक्ड हुआ था। इनफैक्ट मैं तो रो दिया था। रॉकी अभी क्रिस को यह बात बता ही रहा था, तभी अचानक उन लोगों को आसी के पुकारने की आवाज़ आई। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, केक कट करते हैं। रॉकी ने मुस्कुराकर एक्साइटेड होते हुए कहा, यस आई एम कमिंग। कहता हुआ रॉकी निक के और आसी के पास चला गया और क्रिस तो बस आसी को देख रहा था। वह अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। भले ही क्रिस दूसरों के लिए ड्रैगन किंग एक खूंखार और हार्टलेस क्रूअल था, पर अपनी फैमिली और भाइयों के लिए वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता था। भले ही वह किसी को बताता नहीं था, किसी को जताता नहीं था, लेकिन उसकी दुनिया उसके भाई थे और आज इस लड़की ने उसके भाई के चेहरे पर मुस्कान लाकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। तभी क्रिस के कानों में आसी की आवाज़ आई, अरे साइको, तुम वहाँ क्या खड़े हो? तुम भी आओ ना, जल्दी केक कट करने का टाइम हो गया है। केक देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना निक? निक ने मुस्कुराकर हाँ में पलकें झटका दी और अब क्रिस भी निक के साथ बेड पर बैठा हुआ था। उसके दोनों साइड उसके भाई और ठीक सामने केक के साथ आसी बैठी हुई थी। रॉकी और क्रिस ने मिलकर निक के हाथों से केक कट करवाया। केक कट होने के साथ ही अचानक आसमान में फायरवर्क्स होने लगे, जो निक अपने बेड पर बैठे बैठे सामने बालकनी साइड बड़ी सी कांच की विंडो से देख रहा था। फायरवर्क्स के साथ हैप्पी बर्थडे निक लिखा हुआ था, जिसे देखकर निक बहुत खुश हुआ। सबने एक बार फिर निक को हैप्पी बर्थडे कहा और अब केक की पहली बाइट खिलाने का मौका आया। रॉकी निक के हाथ को क्रिस की तरफ मोड़ रहा था, क्योंकि वह बड़ा था, लेकिन क्रिस निक के हाथ को रॉकी की तरफ मोड़ रहा था। आसी दोनों का ड्रामा देख रही थी और लगभग 2-3 बार ऐसे करने के बाद आसी चिल्लाते हुए बोली, अरे बस भी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग?
नवाबों की तरह पहले आप। केक है प्रॉपर्टी नहीं जो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बताती हूँ, फर्स्ट बाइट उसे खिलाओ जो तुम्हारे लिए सब कुछ करता हो, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, और बहुत ही स्पेशल, जो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल की वजह हो। चलो जल्दी से डिसाइड करो, कहकर आसी मुस्कुराते हुए निक को देख रही थी। अब क्रिश और रॉकी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर निक के हाथों को देखा जिसमें केक लगा हुआ था। फिर दोनों ने एक नज़र निक को देखा और तीनों भाइयों ने आंखों ही आंखों में कुछ बातें की, जिसका मतलब आसी तो नहीं समझ पाई, लेकिन अब दोनों ने मिलकर निक के हाथ को आसी के मुंह के पास बढ़ा दिया। यह देखकर आसी हैरान होते हुए बोली, अरे यह क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुम लोगों को आपस में डिसाइड करने के लिए कहा था। यह हाथ मेरे पास क्यों आ रहा है? इस पर कृष्ण ने मुस्कुराकर अपने दोनों भाइयों को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम हमारे लिए सब कुछ करती हो, बिना कुछ बताए, बिना कुछ जताए। रॉकी ने कहा, जो हमारे दिल के बहुत करीब है और बहुत स्पेशल। निक ने भी आंखों से इशारा करते हुए कहना चाहा। रॉकी ने मुस्कुराकर निक की बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन तभी आसी उस बात को समझकर उस बात को पूरा करते हुए बोली, हमारे चेहरे पर लाने आने वाली स्माइल की वजह हो। इन शब्दों को कहते हुए आसी की आंखों में थोड़ी सी नमी थी, क्योंकि वह इमोशनल हो रही थी। यह बात किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी है कि वह किसी के चेहरे की मुस्कान है, किसी की लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ख़ास तौर से आसी जैसी अनाथ लड़की के लिए उसने मुस्करा कर वह केक खा लिया और फिर हल्की स्माइल के साथ बोली, थैंक यू सो मच मुझे अपनी छोटी सी फैमिली में शामिल करने के लिए। इस पर रॉकी ने मुस्करा कर कहा, और तुम्हें थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए। क्रिश भी इमोशनल होते हुए अपनी पूरी फैमिली को देख रहा था। अब आसी ने माहौल को लाइट करते हुए केक का टुकड़ा लेकर रॉकी और क्रिश को खिलाया और उनके चेहरे पर लगा दिया। सब ने मिलकर निक को केक खिलाया और उसके चेहरे पर भी लगा दिया। लेकिन जब आसी के चेहरे पर लगाने की बारी आई तो वह अपना चेहरा छुपाने लगी। नहीं नहीं, मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे चेहरे पर नहीं, प्लीज़। तभी रॉकी आसी के चेहरे पर केक लगाते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे? हमारे चेहरे पर लगाया है, तुम्हारे चेहरे पर भी हम लगाएंगे। आसी छुपने के लिए जल्दी से क्रिस के पीछे चली गई और उसके पीछे छुपते हुए बोली, साइको प्लीज़ मुझे बचाओ। रॉकी आसी को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं आसी, क्रिस तुम्हें नहीं बचाएगा। केक तो तुम्हें लगवाना ही पड़ेगा, तुम बचकर नहीं जा सकती। उन दोनों को बच्चों की तरह खेलते हुए देखकर पहले तो क्रिश कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर पजेसिव होते हुए वह अपनी फॉर्म में वापस आकर कठोर शब्दों में रॉकी से बोला, बस बस बहुत हो गया, अब चलना बंद करो और अपने अपने कमरे में जाओ। ऐसा कहकर क्रिश वहाँ से जाने लगा। तभी आसी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे अपने कमरे में जाओ, पहले निक को गिफ्ट तो दो, आज उसका बर्थडे है। आसी की बात सुनकर क्रिस उसकी जगह पर रुक गया। रॉकी ने अपनी तरफ से खूबसूरत सा डायमंड ब्रेसलेट और एक नई व्हील चेयर दी जो न्यू टेक्नोलॉजी से लैस थी, जिस पर सिर्फ बटन दबाने से ही निक अपनी मनपसंद जगह जा सकता था, उसे एडजस्ट कर सकता था। उसमें एक मैकबुक स्क्रीन पर लगी हुई थी जो उस व्हील चेयर के साथ अटैच थी, जिस पर वह बटन प्रेस करके अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला सकता था, उसका मनपसंद म्यूजिक भी बजा सकता था और वह छोटे मोटे कार्टून फिल्म वगैरह देख सकता था। यह व्हील चेयर देखने में ब्यूटीफुल थी और डेकोरेटिव भी थी, जिसमें थोड़े न्यू कैरेक्टर्स भी थे। उसकी कीमत लगभग करोड़ों में थी। निक को यह गिफ्ट बहुत पसंद आया। आसी ने थोड़ा मायूस चेहरा बनाकर कहा, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हें महंगा गिफ्ट तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाई हूँ जो दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें दे सकते हैं। आसी ने अपनी तरफ से एक सिल्वर से बने हुए कान्हा जी का लॉकेट निक के गले में पहनाते हुए कहा, यह कान्हा जी हैं,
हमारे भगवान। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कान्हा जी हमें उस प्रॉब्लम से निकाल देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। यह भक्तों के लिए भगवान हैं और दोस्तों के लिए उनके दोस्त। तुम अपने दिल की बात इनसे शेयर कर सकते हो, यह सुनकर ज़रूर सुनते हैं। मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ उन्हें याद करती हूँ और आज के बाद यह तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। निक आशी के गिफ्ट को लेकर भी खुश था क्योंकि आशी ने बहुत ही फीलिंग और इमोशन के साथ उसे गिफ्ट दिया था और अब सभी की नज़र क्रिश की तरफ थी कि वह निक को कौन सा गिफ्ट देगा। तभी सभी की नज़रों को अपनी तरफ देखकर क्रिश को महसूस हो चुका था कि सभी क्या सोच रहे हैं, लेकिन तभी क्रिश थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया, मुझे याद ही नहीं रहा। क्रिश के मुंह से यह सुनते ही आशी और रॉकी का मुंह खुला का खुला रह गया और निक का चेहरा मायूस हो गया। तभी आशी ने क्रिश पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, अरे साइको, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? निक का बर्थडे है और तुम उसके लिए गिफ्ट नहीं लाए? ऐसा भी कोई करता है क्या? तुम तो सबसे बड़े हो, तुम्हें तो बड़ा गिफ्ट देना चाहिए। तभी रॉकी ने भी मुंह बनाकर कहा, हाँ क्रिश, आशी सही कह रही है, तुम निक का गिफ्ट कैसे भूल सकते हो? यह तो गलत बात है। तभी क्रिश ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग अचानक ही निक को आधी रात को बर्थडे विश करोगे। मैंने निक के लिए जो गिफ्ट मंगाया है वह सुबह आएगा। तुम लोगों ने यह प्रोग्राम अचानक ही बना दिया था और मुझे इसमें शामिल कर लिया, इसलिए मेरे पास गिफ्ट अरेंज करने का टाइम नहीं मिला। फिर एक क्रिश निक की तरफ देखकर बोला, निक तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा गिफ्ट सुबह ही आ जाएगा। तभी आशी के दिमाग में कुछ खुराफात आई और वह मुस्कुराते हुए रॉकी और निक को अपने करीब बुलाती है। तीनों अपने सर को इकट्ठा करके आपस में ही कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। तभी तीनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। क्रिश हैरानी से यह नज़ारा देख रहा था कि तीनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं। आशी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर मासूमियत से कहा, नहीं साइको, तुम ऐसे बचकर नहीं जा सकते। तुमने अभी निक को गिफ्ट नहीं दिया तो अब निक तुम्हें उसके लिए पनिश करेगा। यह सुनकर क्रिश एकदम से चिल्ला कर बोला, व्हाट? यह मुझे पनिश करेगा या यह प्लानिंग तुम्हारी है? मुझे सब पता है फायरफ्लाई, तुम हमेशा इन दोनों के दिमाग में खुरापात भरती रहती हो और तुमने इन्हें भी अपनी तरफ बना लिया है। देखो, तुम यह सब बंद कर दो और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। रॉकी की बात सुनकर तो क्रिश को जैसे सदमा लग गया क्योंकि उसका भाई इस तरह से बातें कभी नहीं करता था। वह आज साफ साफ क्रिश को धमकी दे रहा था, जबकि रॉकी काफ़ी समझदार लड़का था। क्रिश रॉकी को आंख दिखाते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो लगता है। आजकल तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही पंख फैलने लगे हैं और यह सब किसकी संगत के कारण हो रहा है मैं यह भी जानता हूँ। बेहतर होगा तुम बच्चों के साथ बच्चा बनना बंद कर दो और मैच्योर मैन की तरह रहो, वही तुम्हें सूट करेगा। इस पर रॉकी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, कम ऑन क्रिस, मान जाओ ना, लाइफ में मैच्योर बनकर क्या करना है जब बचपन हमें लाइफ को खुलकर जीना सिखा रहा है। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगे ना क्योंकि तुम बुढ़े हो। रॉकी ने मुंह से यह सुनते ही क्रिस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और निक और आशी मुंह दबाकर हंसने लगे। क्रिस ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, रॉकी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बुढ़ा कह रहे हो? पहले खुद को देखो, तुम अपने आप को बच्चा समझते हो क्या? मुझसे सिर्फ 3 साल छोटे हो, तुम पूरे 25 के हो गए। यह सुनते ही आशी अपनी उंगलियों पर कैलकुलेट करने लगी और फिर शॉकिंग रिएक्शन देते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखें बड़ी करते हुए बोली, रॉकी, तुम 25 ईयर के हो और साइको पूरे 28 साल का, यानी मुझसे पूरे 10 साल बड़ा। उस हिसाब से तो तुम दोनों ही हमारे लिए सामने बुढ़े हो। आशी की बात सुनकर क्रिश और रॉकी की नज़र अब आशी पर थी। तभी रॉकी बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं अभी 25 का हुआ नहीं, होने वाला हूँ और दिल से तो अभी बच्चा ही हूँ ना आशी। और देखो, मैं तुम्हारी तरह क्यूट भी लगता हूँ, है ना? कहते हुए रॉकी ने अपना मासूम सा चेहरा आशी को दिखाया। आशी ने एक नज़र रॉकी के चेहरे को देखा और फिर
हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। हाँ लगते तो हो, लेकिन इससे पहले आसी आगे कुछ कह पाती, रॉकी उसकी बात को संभालते हुए बोला, बस क्यूट लगता हूँ तो, लेकिन बैंकिंग छोड़ो और क्रिश पर कंसंट्रेट करो। अब सभी क्रिश को देखते हुए एक साथ बोले। निक के चेहरे के रिएक्शन भी ऐसे थे जिसे वह भी वही बात कह रहा हो। तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि अब तुम हमें हॉलीवुड लेकर चलोगे, जहां हम लोग खूब मस्ती करेंगे और तुम पूरा दिन हमारे साथ बिताओगे। बोलो मंजूर है? मंजूर तो करना ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। यह सुनते ही क्रिश मुंह बनाते हुए बोला, कभी नहीं, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुम लोगों के साथ वेस्ट करने का और बेवकूफ़ी करने का। तुम लोग अपनी इस बेवकूफ़ी भरी टीम में मुझे शामिल मत करो। मैं तुम लोगों को लेकर कहीं नहीं जाने वाला, समझे? कहकर क्रिस वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी अचानक वह हैरान रह गया क्योंकि आसी और रॉकी ने कुछ ऐसा किया था जिसकी उम्मीद क्रिस को नहीं थी। आखिर ऐसा क्या किया आसी और रॉकी ने? हॉलीवुड लेकर चलने की बात ना मानकर क्रिस जब वहाँ से जाने लगा तो आसी और रॉकी ने अचानक ही क्रिस के एक एक पैर को पकड़ लिया और बच्चों की तरह उसके पैरों में लिपटकर जिद करने लगे। प्लीज़ साइको, मान जाओ ना, हम लोगों को हॉलीवुड देखना है, मस्ती करनी है। रॉकी भी जिद करते हुए बोला, हाँ क्रिस मान जाओ ना प्लीज़, देखो कितने सालों से हम लोग एक साथ आउटिंग पर नहीं गए हैं, इस बार चलते हैं ना प्लीज़। क्रिस दोनों की यह हरकत देखकर हैरान रह गया। वह उन दोनों से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ने उसके पैरों को अपने हाथों में पकड़कर अपने पैरों से उसके चारों तरफ घेरा बना लिया था। क्रिस चाहकर भी अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। आखिरकार क्रिस ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन, हम लोग चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ दिनों तक बिजी हूँ, समय निकालकर हम लोग चलेंगे। यह सुनकर रॉकी और आसी उसके पैरों को छोड़ देते हैं और खड़े होकर आसी उसके गले लगकर बोलती है, साइको तुम बहुत अच्छे हो। रॉकी भी पीछे से गले लगते हुए मुस्कुराकर बोला, हाँ साइको, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। यह सुनकर आसी ने अपनी मुंडी क्रिस के सीने से बाहर निकालकर रॉकी को देखते हुए कहा, तुम साइको मत बोलो, साइको सिर्फ मैं बोलूँगी, तुम क्रिस बोलो। साइको बोलने का हक बस मेरा है और किसी का नहीं। यह सिर्फ मेरा साइको है, रॉकी ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके तुम ही बोलो। और आसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आसी और रॉकी ने क्रिस को आगे और पीछे से हग कर रखा था। आसी क्रिस के सीने से लगी हुई थी। उसे अपने इतने करीब महसूस करके क्रिस के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। उसे काफ़ी बेचैनी होने लगी थी। क्रिस ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए आसी को अपने से थोड़ा दूर करते हुए कहा, अब तो मैंने तुम लोगों की बात मान ली है ना, अब मैं जा रहा हूँ। कहकर क्रिस वहाँ से जाने लगा। तभी आसी ने अचानक ही उसका हाथ पकड़ लिया। यह महसूस होते ही क्रिस अचानक ही अपनी जगह पर जम गया और फिर हैरानी से पलटकर आसी के हाथों की तरफ देखने लगा। तभी आसी ने मुस्कुराकर कहा, पहले यह बताओ कब ले जाओगे, हम लोगों को तैयारी भी तो करनी होगी ना। रॉकी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ हाँ बताओ तो सही, कब ले जाओगे। इस पर क्रिस चिढ़ते हुए बोला, यह कह दिया ना, ले जाऊंगा, जब वक्त मिलेगा तब ले जाऊंगा। अब रॉकी और आसी और निक एक साथ रिक्वेस्ट करते हुए बोले, नहीं नहीं ऐसे नहीं, फाइनल करो, एक काम करते हैं, आज मंडे है, हम लोग थर्सडे को चलेंगे। यह फाइनल हुआ। कहकर आसी ने रॉकी की तरफ हाई फाई दिया और रॉकी भी मुस्कुराते हुए आसी को हाई फाई देने लगा और फिर दोनों दौड़कर निक को भी हाई फाई देने लगे और खुशी से उछलने लगे। उन तीनों की बातें सुनकर क्रिस पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर तीनों को इतना खुश देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वह कुछ पल आसी को देखकर अपने बेचैन दिल की धड़कनों को संभाल कर वहाँ से चला गया। क्रिस की छोटी सी फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रही थी। वह बिल्कुल दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। आसी के आने के बाद न सिर्फ निक ने स्माइल करना सीखा है, बल्कि रॉकी ने बचपन करना और
क्रिस ने मुस्कुराना सीख लिया है। अब शाम के लगभग 5 बजे पार्टी की अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी थी और सभी गेस्ट काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आए थे, क्योंकि पार्टी का थीम था बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड और चेहरे पर मास्क, क्योंकि यह एक मास्क वाली पार्टी थी। इस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग ही आए थे। निक ने बॉलीवुड थीम को चुना था और उसने धूम मूवी का आमिर खान लुक, सर पर ब्लैक हेड, स्लीवलेस शर्ट, ऊपर से 2 बटन खुले हुए, ब्लैक लेदर जीन्स जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। रॉकी ने भी बॉलीवुड थीम को चुना था और वह आशी के फेवरेट ऋतिक रोशन की क्रिश मूवी के सुपर हीरो लुक में था, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। अपने लुक को मैनेज करने के लिए रॉकी ने अपने ब्राउन हेयर को ब्लैक कर लिए थे, जिसमें वह और भी ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। राका भी आज अपनी पार्टी बदलकर आशी की पार्टी में आ चुका था और उसने मुन्ना भाई एमबीबीएस का सर्किट लुक ले रखा था। ब्लैक कुर्ता, नीचे ब्लू जीन्स, एक कान में गोल्ड ईयररिंग, गले और हाथों में चांदी और सोने के मोटे मोटे ब्रेसलेट और चैन, जिसमें वह बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्रिस ने अपना हॉलीवुड लुक ले रखा था और वह अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वह एक वाइट शर्ट, ऊपर से 2 बटन खुले हुए ब्लू जीन्स जिस पर कट वर्क हुए थे और जेल से सेट किए हुए बाल। लिंडा आज वंडर वुमेन लुक में आई थी। आशी ने वाइट फुल लेयर प्रिंसेस गाउन पहन रखा था, क्योंकि उसको एक परफॉर्मेंस देनी थी। हाथों में लॉन्ग ग्लव्स, बालों को ऊपर से लेकर नीचे तक करली और कुछ करली बाल जो उसके गालों को चूम रहे थे। चेहरे पर खूबसूरत लाइट मेकअप, हाई हील सैंडल और दोनों हाथों में ब्रेसलेट। आशी पूरी तरह से रेडी थी और अपने हाथों में ब्रेसलेट पहन रही थी। तभी उस कमरे में रॉकी निक के साथ दाखिल हुआ था और आशी को इतना खूबसूरत और अट्रैक्टिव देखकर एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। लेकिन आशी को परेशान देखकर उसने पूछा, आशी क्या तुम तैयार हो गई हो? तुम परेशान लग रही हो। आशी मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोली, हालांकि मैं पूरी तरह तैयार हूँ, बस यह ब्रेसलेट मेरे हाथ में जा ही नहीं रहा। इतनी परेशान हो गई हूँ मैं, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? हाँ हाँ, यह भी कोई पूछने वाली बात है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, कहकर रॉकी आशी की मदद करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों से उसके हाथों में ब्रेसलेट पहनाने लगा। आशी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। वह ब्रेसलेट काफ़ी टाइट था, उसे एक कड़ा मान लिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह एडजस्टेबल नहीं था। रॉकी ने जब आशी को वह पहनाना शुरू किया तो उसने आशी को बताया, यह काफ़ी टाइट है, थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, तुम दूसरा पहन लो। लेकिन आशी ने जिद करते हुए कहा, मुझे यही पहनना है क्योंकि यह मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। अब रॉकी ना चाहते हुए भी उसे ज़बरदस्ती पहनाने लगा, जिससे आशी अचानक से चीख कर बोली, दर्द हो रहा है, प्लीज़ धीरे। तभी क्रिस आशी के कमरे के आगे से कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था और अचानक ही उसके कानों में यह आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर उसकी हालत ख़राब होने लगी। दर्द हो रहा है, आराम से करो, यह इतना टाइट क्यों है? आशी की आवाज़ में दर्द था। सॉरी आशी, इसमें मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर यह है कि जाता ही नहीं, बहुत मोटा है, रॉकी ने जवाब दिया। इस पर आशी नाराज़गी में बोली, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो डालना ही नहीं आ रहा, छोड़ो, तुम रहने दो, हटो यहाँ से, मैं साइको को बुलाकर लाती हूँ, वह बहुत अच्छे से पहनाएगा। इन आवाज़ों को सुनकर क्रिस शायद कुछ और ही समझने लगा और उसका चेहरा गुस्से में लाल होने लगा। वह दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, आखिर अंदर चल क्या रहा है? रॉकी ने आशी को रोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रही हो? इतने से काम के लिए उसे परेशान क्यों कर रही हो? और वैसे भी आगे चलकर मुझे ही यह सब करना है, तुम बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना, मैं एक काम करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ। इन बातों को सुनते हुए क्रिस के कान गर्म होने लगे थे और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसका चेहरा गुस्से में काला पड़ता जा रहा था। वह किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा था। बस बहुत हो गया,
इसकी इतनी हिम्मत कि वह उसे छुए, और यह लड़की भी उसके साथ में। आज इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। क्रिस के मन ही मन कहा। आसी की आवाज़ अंदर से आई, हाँ तो जल्दी करो ना, मैं कब तक ऐसे बैठी रहूँगी, रुको रुको, अब हो जाएगा। हाँ, रॉकी की आवाज़ अंदर से आई, जिसके के बाद आसी की आवाज़ आई, अरे हाँ हो रहा है, तुमने सही कहा, सचमुच अच्छा लग रहा है। अगर तुमने पहले ही यह दिमाग लगाया होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। क्रिस गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, बस बहुत हो गया, यह इतना आगे नहीं बढ़ सकते, अब मैं और नहीं सह सकता इन दोनों की तो मैं। कहते हुए क्रिस ने धड़ाम से दरवाज़ा खोला और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या चल रहा है यहाँ, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। अचानक क्रिस के कमरे में दाखिल होने से रॉकी और आसी की नज़र क्रिस पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से में काला पड़ चुका था और माथे की नसें उभरी हुई थीं। उसका चेहरा पूरा तमतमाया हुआ था, लेकिन जब उसने सामने का नज़ारा देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि रॉकी घुटनों के पल आसी के सामने बैठा था और आसी ड्रेसिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बैठकर अपने हाथों को रॉकी के हाथों में दी हुई थी और रॉकी उसके हाथों में ब्रेसलेट पहना रहा था। उन दोनों को देखकर क्रिस ने अपने कोल्ड लुक से उन दोनों को देखते हुए कहा, क्या चल रहा है यहाँ। आसी ने मुस्कुराकर कहा, अरे साइको, तुम आ गए, देखो ना, मुझे यह ब्रेसलेट पहनने में दिक्कत हो रही है, लेकिन रॉकी से हो ही नहीं रहा, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। यह सुनकर रॉकी ने कहा, आसी यह नहीं होगा, यह बहुत टाइट है, तुम्हारे हाथों में तकलीफ़ होगी, तुम दूसरा पहन लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा अरेंज करवा देता हूँ। आसी ने जिद करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे यही पहनना है, यह मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग कर रहा है और अब दूसरा लाने का टाइम नहीं है। नीचे हॉल में मेहमान इकट्ठे हो चुके हैं और मेरी परफॉर्मेंस का भी टाइम हो चुका है। फिर आसी क्रिश की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे साइको, बोलो ना। क्रिश ने एक नज़र उस ब्रेसलेट को देखा, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के आसी के पास आया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर ब्रेसलेट पहनाने लगा। उसने ध्यान दिया, इस ब्रेसलेट में एक हुक है। क्रिश ने उसको खोला तो ब्रेसलेट एडजस्टेबल हो गया और आराम से आसी के हाथों में चला गया, जिसे देखकर आसी चिढ़कर बोली, देखा रॉकी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, साइको ने 1 मिनट में कर दिखाया। साइको, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इस हुक पर। आसी और रॉकी अपने आप में बात कर रहे थे, लेकिन क्रिस बिना किसी एक्सप्रेशन के उस कमरे से तेज कदमों के साथ बाहर चला गया और कमरे से बाहर आकर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को कूल डाउन किया, क्योंकि वह अंदर से काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वह बता नहीं सकता था, लेकिन दोनों की नज़दीकियां का ख्याल ही क्रिस के दिल में हलचल मचा चुका था। उसके दिल में न जाने कितना ही तूफान आया हुआ था। वह न जाने क्या क्या सोच बैठा था। शायद वह आज आसी और रॉकी की जान ही ले लेता, लेकिन अचानक ही उसके दिल को एक शांति मिली जब उसे महसूस हुआ कि उसने जो सोचा था वह बिल्कुल गलत था। रॉकी आसी को छू रहा है, यह ख्याल ही उसके अंदर के जानवर को जगा चुका था। क्रिस खुद नहीं जानता था अगर ऐसा सचमुच होता तो क्या कर जाता। थोड़ी देर बाद सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे और अचानक ही वहाँ एक लाइट चली गई। यह देखकर क्रिस ने किसी को लाइट चेक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन तुम हुए मेहरबान तो यह है दास्ता कि म्यूजिक बीट पर परफॉर्म कर रही यह लड़की कोई और नहीं बल्कि आसी थी। वह बारबी डॉल प्रिंसेस कॉस्ट्यूम में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वहाँ खड़े सभी मेहमानों के चेहरे पर मास्क था। आसी की परफॉर्मेंस इतनी खूबसूरत थी कि क्रिस उसे देखता ही रह गया और लिंडा की नज़र क्रिस की नज़रों पर थी, जिन्हें देखकर वह जलकर राख हो रही थी। परफॉर्मेंस के बाद आसी ने जल्दी जाकर तुरंत कपड़े चेंज किए और वह हॉल में आई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आलिया भट्ट के लहंगे और हिस्ट्री वाली हॉट चोली के साथ
गले में दुपट्टे को बहुत ही अच्छे से रैप करके, खुले बाल, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ और चेहरे पर लाइट मेकअप, जिसमें वह जितनी हॉट लग रही थी उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी। रॉकी और क्रिस की धड़कनें तो मानो थम गई थीं। यही नहीं, हॉल में खड़े सभी लोगों का ध्यान आसी की तरफ था। वह सीढ़ी से नीचे उतरते हुए किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी और आलिया भट्ट से भी ज़्यादा हॉट लग रही थी। चेहरे पर हमेशा की तरह मीठी और बड़ी सी मुस्कान जो उसकी मासूमियत को और भी ज़्यादा बड़ा कर रही थी। रॉकी आगे आते हुए सीढ़ी पर आया और आसी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आसी ने मुस्कुराते हुए रॉकी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और अब दोनों ही सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रहे थे, जिसे देखकर एक बार फिर क्रिश के सीने में आग लग गई। रॉकी और आसी एक दूसरे के हाथों में हाथ लेकर नीचे आ रहे थे। आसी सीधा चलते हुए क्रिश की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर क्रिश को ऐसा महसूस हुआ कि वह उसके पास आ रही है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसकी मुस्कान हवा के साथ उड़ गई जब उसने देखा कि आसी उसे इग्नोर करते हुए सीधा उसके पीछे अपने दोस्तों के पास चली गई, जिन्हें क्रिस ने ही आसी से मिलने के लिए बुलाया था। आसी जाकर नताशा से मिली और उसके गले लग गई। नताशा ने इस वक्त धूम वाली मूवी का कमली सॉन्ग का कैटरीना कैफ वाला अवतार ले रखा था। कैथी ने हॉलीवुड लुक ले रखा था, अथर्व सलमान खान के लुक में था और समर ने डीडीएलजे के शाहरुख खान का लुक ले रखा था। हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एक लंबा सा फेदर लगा हुआ सर पर, सिर और ब्लैक हेड, वाइट कॉस्ट्यूम पर। इस पर पार्टी में रॉकी ने कार्तिक को भी बुलाया था। कार्तिक ने रणबीर कपूर का रॉक स्टार लुक ले रखा था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसी बहुत खुश थी और रॉकी ने भी उन लोगों को ज्वाइन कर रखा था। आसी उछल उछल कर समर और अथर्व के गले लग रही थी और उन्हें देखकर खुश हो रही थी। कार्तिक को भी हग कर रही थी। वह इस बात से अनजान थी कि दूर खड़ा क्रिस उसे यह करते हुए देखकर जल भुनकर राख हो रहा है। फिर सभी जाकर बर्थडे बॉय निक से मुलाकात करते हैं और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। निक उन सभी से मिलकर बहुत खुश था। सभी दोस्त निक के साथ मस्ती कर रहे थे और बेचारा क्रिस, उसे सबने साइड कर दिया था। क्रिस ने राका का सर्किट लुक देखकर मुंह बनाते हुए कहा, यह तुमने क्या बकवास गेटअप ले रखा है, किसी टेररिस्ट की तरह लग रहे हो। अपने लुक को देखकर राका ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यह लुक बहुत अच्छा लगा। पिछली बार मैंने जब आसी के साथ मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी थी, उस वक्त से ही मैं इस गेटअप को यूज करने का सोच रहा था। अब मुझे भी बॉलीवुड बहुत अच्छा लगने लगा है। यह सुनकर क्रिस को जैसे झटका लगा और उसने हैरान होते हुए पूछा, तुमने बॉलीवुड मूवी आसी के साथ कब देखी? राका ने मुस्करा कर बताया, परसों रात को जब सब लोग सो गए थे। रात को 2:30 बजे निक के कमरे में सिर्फ मैं ही नहीं, रॉकी, आसी सब ने ही मिलकर मूवी देखी थी। और हाँ, बटलर ने भी हमें ज्वाइन किया था। सचमुच बहुत मज़ा आया हमें तो। मानो क्रिस के कानों से धुआं निकलने लगा था। यह लड़की उसके भाइयों के साथ साथ घर के सभी लोगों को पागल कर रही है। उसने बटलर को भी नहीं छोड़ा और क्रिस को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी हुई। वह अपनी ही मस्ती में सबको अपने साथ मिला लेती है, लेकिन क्रिस को बिल्कुल साइड कर देती है। तभी राका ने उसके ऊपर एक और बम फोड़ते हुए कहा, क्रिस, सुना है तुमने सभी को हॉलीवुड ले जाने की बात कही है और आसी और रॉकी ने मुझे भी इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लान बनाने के लिए। हम लोग बहुत दिन से साथ में आउटिंग पर नहीं गए। सचमुच बहुत मज़ा आएगा। यह सुनकर क्रिस एक बार फिर हैरान हुआ, क्योंकि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। क्रिस अब दूर से ही उस पागल लड़की को घूर कर देख रहा था, जो अपने दोस्तों के बीच इतनी बिजी थी कि उसने पलटकर क्रिस को देखा भी नहीं था। राका अपनी बात कहकर आसी के ग्रुप में जाकर शामिल हो गया और हंस हंस कर उनसे बात करने लगा, लेकिन लिंडा एक बार फिर अदाओं के साथ चलते हुए जाकर क्रिस के कंधे के ऊपर हाथ रख देती है।
उसने क्रिस की नज़र को फॉलो कर लिया था। लिंडा ने मुंह बनाते हुए क्रिस से कहा, छोड़ो भी, वह बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ के साथ रहकर उनके दिमाग भी जीरो हो गया है। देखो तो कैसे गंवारों जैसे गेटअप ले रखा है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है रॉकी और निक के साथ साथ राका को क्या हो गया है। क्रिस, आई थिंक इस लड़की का जब अब बहुत हो रहा है, उसे अब यहाँ से साइड कर देना चाहिए ताकि आगे चलकर यह कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लिंडा क्रिस के कान भरने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि उसकी बकवास सुनकर क्रिस के चेहरे के रिएक्शन कोल्ड हो जाते हैं। उसने झटके से लिंडा का हाथ दूर झटक दिया, जिससे लिंडा को 2 कदम पीछे की तरफ गिरते गिरते बची। वह हैरानी से क्रिस को देखने लगी। तभी क्रिस ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, उससे दूर रहना, और खबरदार जो उसके खिलाफ कभी कुछ कहा तो अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपनी नज़र उठाकर भी उसे मत देखना। यह मेरी पहली और लास्ट वार्निंग है, समझी? तुमने आज तक बाकी लड़कियों के साथ जो किया वह उसके साथ करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी लाश दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। याद रखना, वह मेरी प्रोटेक्शन में है। यू अंडरस्टैंड? नो, यू बेटर अंडरस्टैंड। कहते हुए क्रिस अपनी जलती हुई निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक आग थी जिसे देखकर ही लिंडा की रीढ़ की हड्डी में ठंड लगने लगी। उसका रोम रोम कांप गया था। लिंडा को हैरानी हुई यह जानकर कि क्रिस को उसके सभी कांड के बारे में पता है। दरअसल आज तक क्रिस लिंडा के अलावा जितने भी लड़कियों के साथ अटैच हुआ था, लिंडा ने उन लगभग सभी लड़कियों की जान ले ली थी या उनके साथ कुछ ऐसा किया था कि वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएं। उनकी ज़िंदगी उन पर बोझ हो जाए, क्योंकि लिंडा पागलपन की हद तक क्रिस को प्यार करती थी, या यह कहें कि वह क्रिस के लिए पागल है। लेकिन इस बार उसका पाला आसी से पड़ा है। उसने क्रिस की नज़रों को बहुत अच्छे से भांप लिया था। वह बहुत ही प्यार से आसी को देखा था और अब लिंडा को आसी से इनसिक्योरिटी हो रही थी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर आसी को साइड करना चाहती है। क्रिस लिंडा को वार्निंग देकर दांत पीसते हुए वहां से चला गया, लेकिन लिंडा दूर से ही आसी को नफरत भरी नज़रों से देखने लगी। इधर आसी अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर रही थी। रॉकी, निक, राका और बटलर भी उन लोगों के साथ थे। तभी आसी को जोश का ख्याल आया और उसने उसके बारे में अपने दोस्तों से पूछा कि वह क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि जोश का एक्सीडेंट हो गया और वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह जानकर आसी को बहुत दुख हुआ, लेकिन राका के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस हो गए, क्योंकि वह जानता था कि जॉस को युवान खन्ना के डैड विवान खन्ना ने मरवाया है। उसे आसी की जानकारी निकलवाने के लिए, और अगर इस बारे में आसी को पता चला तो वह खुद से नफरत करने लगेगी। फिलहाल बात संभल चुकी थी, क्योंकि इस बारे में किसी को पता नहीं था। थोड़ी ही देर में केक कट करने का टाइम हो गया और अब निक स्टेज पर केक कट कर रहा था। रॉकी और क्रिस अपने भाई के बगल में थे और आसी उनके साथ खड़ी थी। कुछ पल बाद राका को कुछ खबर मिली और उसने क्रिस के कानों में आकर उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर क्रिस के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। फिर उसने राका को धीरे से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। राका यह सुनकर वहाँ से चला गया। राका के जाने के बाद क्रिस ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए कहा, बहुत इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा। आखिर किसका इंतज़ार किया था क्रिस को? क्या कहा था राका ने क्रिस के कानों में? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।